नमस्कार। आज हम कक्षा 7 जो हमारा राजस्थान है उसमें जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनकी चर्चा करेंगे। तो देखो, एक तो ये प्रश्न बन सकता है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो देखो, अजमेर में जो मेयो कॉलेज है इसकी स्थापना तो 1872 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इसका जो प्रथम सत्र था 1875-76 में प्रारंभ हुआ था। स्थापना 1872 ईस्वी, और इसका जो सत्र प्रारंभ हुआ था, ये सत्र प्रारंभ हुआ था 1800, यानी प्रथम सत्र 1875-76 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम सत्र 1875-76 में प्रारंभ हुआ था, यानी इसका जो प्रथम सत्र था वो कब प्रारंभ हुआ था, 1875-76 में। एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम निषेध किया गया था किसके द्वारा। तो राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी जयपुर में। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध की गई थी। यानी राजस्थान में सबसे पहले यदि सती प्रथा का निषेध पूछा जाए तो कहां पर किया गया था, जयपुर में। कहां पर किया गया था, जयपुर में। तो यह भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। तो चार्ट अधिनियम 1833 के द्वारा जो दास प्रथा थी उसे समाप्त किया गया था। किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा।
यानी 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, उस अधिनियम के द्वारा जो दास प्रथा थी उसे समाप्त किया गया था। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला राजस्थान की जो प्रथम रियासत कौन सी थी? ये भी मोस्ट प्रश्न है। तो देखो ये प्रश्न बन सकता है कन्यावध को गैर कानूनी कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी। यानी कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान की जो प्रथम रियासत थी वो थी कोटा। राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? कोटा। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून सबसे पहले किस रियासत ने या किस रियासत ने किस वर्ष में मनाया था? तो देखो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है बाल विवाह और अनमेल विवाह बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बाल विवाह अनमेल विवाह निषेध कानून सबसे पहले किस रियासत ने कानून बनाया था? यानी बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून सबसे पहले किस रियासत ने कानून बनाया था? तो देखो सबसे पहले जो अलवर रियासत थी उन्होंने 10 दिसंबर 1903 को यह कानून बनाया था। कौन सी रियासत थी? अलवर रियासत। अलवर रियासत। और कब की बात है? 10 दिसंबर 1903। कब की बात है? 10 दिसंबर 1903 की बात है। तो एग्जाम में यहां से भी ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो आधुनिक शिक्षा का जो पहला स्कूल था वो अजमेर खोला गया था। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ खोला गया था? यानी आधुनिक
शिक्षा का जो प्रथम स्कूल है वो कहाँ पर खोला गया था? अजमेर में खोला गया था। एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में प्रथम आधुनिक जो स्कूल है वो कहाँ पर खोली गई थी? अजमेर में। कहाँ पर खोली गई थी? अजमेर में खोली गई थी। दूसरा प्रश्न याद रखना ये भी बन सकता है कि अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाया गया था? अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाया गया था? अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा राजकीय भाषा कब बनाया गया था? यह भी प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाया गया था? तो 1835 में अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। 1835 में, यानी अंग्रेजी को राजकीय भाषा कब बनाया गया था? 1835 में। दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस सरकारी स्कूल को हाई स्कूल बनाया गया था? तो देखो, सबसे पहले अजमेर का जो सरकारी स्कूल था उससे 1851 में हाई स्कूल बनाया गया था। ये भी याद रखना। देखो, नोट, सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल सबसे पहले अजमेर का जो सरकारी स्कूल था 1851 में 1851 में हाई स्कूल बना था। यानी सबसे पहले जो अजमेर का सरकारी स्कूल था वो 1851 में हाई स्कूल बना था। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो देखो, राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना 21 अगस्त 1937 में की गई थी और पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, ये फैक्ट याद रखना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। पंडित जनार्दन राय नागर पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य के लिए राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की थी? ये भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो देखो,
पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य के लिए जो राजस्थान विद्यापीठ है, राजस्थान विद्यापीठ संस्था, इसकी स्थापना 21 अगस्त 1937 को की थी। कब की थी? 21 अगस्त 1937 में। कब की थी? 21 अगस्त 1937 में इसकी स्थापना की थी। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। बांगड़ का गांधी, बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल को। भोगीलाल पंड्या को बांगड़ का गांधी कहा जाता है, जिन्होंने बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना भी की थी और इसे आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। इनके अलावा इसे बांगड़ का गांधी के अलावा आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, नोट। इन्हें आदिवासियों का, इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। यानी बांगड़ का गांधी, इनके अलावा इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है और बांगड़ सेवा मंदिर नामक संस्था की भी स्थापना की थी इन्होंने। बांगड़ सेवा मंदिर, बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसकी की थी? बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? भोगीलाल ने। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि बीकानेर रियासत के जो महाराजा करणी सिंह थे, उनका जो जन्म था 1924 में हुआ था। तो उन्होंने लोकसभा में जो 25 वर्ष तक का जो कार्यकाल था उनका, वो कब से कब तक रहा था? तो देखो ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बीकानेर के महाराजा महाराजा करणी सिंह ने लोकसभा में कार्यकाल था। बीकानेर के महाराजा करणी सिंह का लोकसभा में कार्यकाल था। तो देखो बीकानेर के जो महाराजा करणी सिंह हैं, इनका जो लोकसभा में कार्यकाल था ये 25 वर्षों तक रहा था, 1952 से लेकर 1977 तक। यानी लगभग जो 25 वर्ष था इनका कार्यकाल था। तो या तो प्रश्न पूछा जैसे कितने वर्ष तक कार्यकाल रहा था, तो 25 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा था। या दूसरा प्रश्न बन सकता है कब से लेकर कब, तो 1952 से लेकर 1977 तक इसका कार्यकाल रहा था। किसका कार्यकाल रहा था? जो करणी सिंह थे वो बीकानेर के महाराजा। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि हीरालाल शास्त्री के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, देखो हीरालाल शास्त्री
शास्त्री के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो देखो, यानी हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की गई थी। जीवन कुटीर किस संस्था की स्थापना की गई थी? जीवन कुटीर की गई थी। और यह राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यह भी याद रखना, यह राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि जो वनस्थली विद्यापीठ थी उसकी स्थापना किन्होंने की थी? ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो देखो, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना रतन शास्त्री ने की थी। किन्होंने की थी? रतन शास्त्री ने। किन्होंने की थी? रतन शास्त्री ने की थी। दूसरा प्रश्न देखो, इनको जो रतन शास्त्री को महिला व बच्चों की शिक्षा के उल्लेखनीय कार्य के लिए एक पुरस्कार भी दिया गया था। कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे? देखो, जमनालाल बजाज अवार्ड दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था और पद्म श्री दिया गया था। किन्हें दिया गया था? रतन शास्त्री को। किसके लिए? महिला व बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। ये याद रखना, महिला नोट महिला एवं बच्चों की शिक्षा, महिला एवं बच्चों की शिक्षा के उल्लेखनीय कार्य हेतु जमनालाल बजाज अवार्ड, जमनालाल बजाज अवार्ड, पद्म भूषण व पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे। ये याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि महिला और बच्चों की शिक्षा के उल्लेखनीय कार्य हेतु जो रतन शास्त्री थे, इनको जमनालाल बजाज अवार्ड, पद्म भूषण व पद्मश्री जो अवार्ड थे वो दिए गए थे। तो एग्जाम में यहां से भी ये प्रश्न बन सकता है। आगे देखो, दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि संविधान सभा यानी संविधान सभा के सदस्य CS वेंकटाचारी किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे? देखो, संविधान सभा के सदस्य
संविधान सभा के सदस्य CS वेंकटाचारी संविधान सभा के सदस्य CS वेंकटाचारी किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे? किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे? तो ये जोधपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे। जोधपुर रियासत किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे? जोधपुर रियासत के। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। दूसरा देखो, नोट, संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। किस मिशन के तहत या किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन। किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। ये याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि भारत ने प्रथम संविधान दिवस कब मनाया था? भारत ने प्रथम संविधान दिवस कब मनाया था? ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भारत ने प्रथम संविधान दिवस कब मनाया था? तो 2015 में प्रथम संविधान दिवस मनाया था। कब मनाया था? 2015। कब मनाया था? 2015। दूसरा ये बन सकता है प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो देखो, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो देखो, भारतीय जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। और अंगीकृत पूछा जाए तो अंगीकृत याद रखना कि भारत का जो संविधान कब स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यह भी प्रश्न बन सकता है। देखो, दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, भारतीय संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया था?
भारतीय संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया था, ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो देखो लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 में कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार? तो याद रखना कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। और या ये भी प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक पूछा जाए संविधान सभा की, तो याद रखना नोट, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो देखो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर को। किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किन्होंने रखा था? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। किनके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो देखो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? यह एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव थे कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य का प्रस्ताव जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये जो उद्देश्य का प्रस्ताव है इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है।
संविधान की आत्मा, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य या उद्देश्य का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था। आगे देखो, दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत, संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व है, किसने किया था? तो देखो, संविधान सभा में यदि अजमेर मेरवाड़ा की बात करें तो मुकुट बिहारी भार्गव ने किया था। किन्होंने किया था? मुकुट बिहारी भार्गव ने। मुकुट बिहारी भार्गव किन्होंने किया था? मुकुट बिहारी भार्गव ने किया था। दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो पंछीड़ा गीत था वो किन्होंने गाया था? तो प्रसिद्ध जो पंछीड़ा गीत था वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। प्रसिद्ध पंछीड़ा गीत किन्होंने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। ये याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा। किन्होंने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। अब इनके अलावा देखो, कुछ संविधान की जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे उनको विशेष याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि किस क्षेत्र से किन्होंने प्रतिनिधि किए थे। मोस्ट देखो, एक तो ये आ सकता है कि संविधान सभा का जो प्रतिनिधित्व, याद रखना नोट, संविधान सभा के प्रतिनिधित्व, देखो कुछ मोस्ट हैं, ये याद रखना, एग्जाम में यहां से अधिकतर प्रश्न बनता है। देखो कौन कौन से हैं। एक तो आ सकता है CS वेंकटाचार्य, कहां से थे? जोधपुर से प्रतिनिधित्व किया था। CS वेंकटाचार्य, इन्होंने कहां से प्रतिनिधित्व किया था? जोधपुर से। दूसरा प्रश्न आ सकता है, सरदार KS पणिकर ने, सरदार KS पन्नीकर, तो इन्होंने बीकानेर से प्रतिनिधित्व किया था। तीसरा बन सकता है सर T विजय राघवचारी, जो कहां से संबंध था इसका? उदयपुर से। सर T विजय राघवाचार्य
और इनका संबंध कहाँ से था? उदयपुर से। इनका संबंध कहाँ से था? उदयपुर से। तो एग्जाम में ये तो विशेष मोस्ट माना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा देखो ये भी प्रश्न आ सकता है कि दलेल सिंह का किस रियासत से संबंध था? तो दलेल सिंह का कोटा रियासत से था। राज बहादुर का खेतरी, राज बहादुर थे उनका संबंध भरतपुर से था। गोकुलाल असावा का शाहपुरा से था। हीरालाल शास्त्री का संबंध कहाँ से था? जयपुर से था। तो ये भी याद रखना, दलेल सिंह कोटा, गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा, राज बहादुर भरतपुर, हीरालाल जयपुर। इनके अलावा देखो जो संविधान सभा में राजस्थान में बीकानेर रियासत का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया था? तो जसवंत सिंह ने किया था। यहां से यदि बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से किन्होंने प्रतिनिधित्व किया था? तो बीकानेर से जो जसवंत सिंह थे, कौन थे? जसवंत सिंह। बीकानेर से किन्होंने प्रतिनिधित्व किया था? जसवंत सिंह ने किया था। इनके अलावा जयपुर की बात करें तो जयपुर से किन्होंने किया था? हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने कहां से प्रतिनिधित्व किया था? जयपुर से। और यदि खेतरी की बात करें, भरतपुर की बात करें तो देखो भरतपुर से किन्होंने प्रतिनिधित्व किया था? तो देखो राज बहादुर ने भरतपुर से प्रतिनिधित्व किया था। खेतरी की बात करें तो खेतरी से प्रतिनिधित्व सरदार सिंह ने किया था। खेतरी से किन्होंने किया था? सरदार सिंह। भरतपुर से राज बहादुर, जयपुर से हीरालाल शास्त्री, बीकानेर से जसवंत सिंह। शाहपुरा भीलवाड़ा की बात करें, शाहपुरा भीलवाड़ा, देखो जयपुर वाला शाहपुरा से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, केवल शाहपुरा भीलवाड़ा। गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। तो शाहपुरा भीलवाड़ा से किन्होंने प्रतिनिधित्व किया था? गोकुलाल असावा। और यदि कोटा की बात करें तो कोटा से कौन किन्होंने प्रतिनिधित्व किया था? दलेल सिंह ने। कोटा की बात करें तो कोटा का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया था? दलेल सिंह ने। तो देखो ये याद रखना, CS वेंकटाचारी जोधपुर, सरदार KS पनीकर बीकानेर, सरदार T विजय राघवाचार्य उदयपुर, बीकानेर से जसवंत सिंह, जयपुर से हीरालाल शास्त्री, भरतपुर से राज बहादुर, खेतरी से सरदार सिंह, शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुलाल असावा और कोटा से दलेल सिंह ने प्रतिनिधित्व किया था। इनके अलावा देखो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, देखो ये मोस्ट है, इनके अलावा आपको सभी याद रखने हैं। देखो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान मूल के प्रवासी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह ने संविधान सभा में कहां से प्रतिनिधित्व संभाला था? दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, राजस्थान मूल के प्रवासी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, राजस्थान मूल के प्रवासी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह ने संविधान सभा में कहां से प्रतिनिधित्व किया था? में कहां से प्रतिनिधित्व किया था?
तो कहाँ से प्रतिनिधित्व किया था, यानी प्रभु दयाल जो हिम्मत सिंह थे उन्होंने पश्चिमी बंगाल से नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल से। कहाँ से नेतृत्व किया था? पश्चिमी बंगाल से इन्होंने नेतृत्व किया था। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला ने संविधान सभा में कहाँ से प्रतिनिधित्व किया था? तो बनारसी दास झुंझुनूवाला ने बिहार से प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ से किया था? बिहार से। तो देखो ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, राजस्थान मूल के प्रवासी, राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला बनारसी दास झुंझुनूवाला ने संविधान सभा में कहाँ से प्रतिनिधित्व किया था? प्रतिनिधित्व किया था। तो देखो राजस्थान मूल के प्रवासी जो बनारसी दास झुंझुनूवाला था उन्होंने बिहार क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था। किस क्षेत्र से? बिहार क्षेत्र से। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, राजस्थान मूल के प्रवासी पद्मपत सिंघानिया ने किस संविधान सभा या कहां से प्रतिनिधित्व किया था? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व किया था। यह भी याद रखना नोट, राजस्थान मूल प्रवासी पद्मपत सिंघानिया, तो इन्होंने कहां से प्रतिनिधित्व किया था? उत्तर प्रदेश से। कहां से प्रतिनिधित्व किया था? उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व किया था। यह भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा देखो भारत के संविधान में मूल प्रति पर 22 चित्र थे। एक तो ये याद रखना, ये फैक्ट याद रखना, एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। एक तो पहला फैक्ट तो ये याद रखना है, भारत के संविधान की मूल प्रति पर, भारत के संविधान की मूल प्रति पर 22 चित्र थे। कितने चित्र थे? 22 चित्र। एक तो ये प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उस पर कितने चित्र थे? 22 चित्र थे। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इस मूल जो प्रति थी इस पर नंदलाल बोस व जो कृपाल सिंह शेखावत थे, जिनका संबंध, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध सीकर राजस्थान से है, तो इनका प्रमुख योगदान रहा था इन चित्रों में। तो इन चित्रों में देखो नंदलाल बोस, नंदलाल बोस व कृपाल सिंह शेखावत नंदलाल बोस व कृपाल सिंह शेखावत का विशेष योगदान था। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध सीकर राजस्थान से है,
तो ये याद रखना कि भारतीय संविधान की मूल प्रति पर कितने चित्र हैं? 22 चित्र। इन चित्रों में नंदलाल बोस और कृपाल सिंह शेखावत का विशेष योगदान रहा था। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि वृहद्रथ राजस्थान का जो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो 1948 में माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। तो देखो, वृहद्रथ राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? वृहद्रथ राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। कब? 1948। माणिक्यलाल वर्मा। और कब बनाया था? 1948 में। ये भी याद रखना, 1948 में। एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि तरुण राजस्थान का जो प्रधान संपादक जय नारायण व्यास था उसे प्रधान संपादक कब बनाया गया था? या तरुण राजस्थान का 1927 में प्रधान संपादक कौन था? यह भी प्रश्न बन सकता है। तो देखो, जय नारायण व्यास जय नारायण व्यास 1927 में जय नारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। जय नारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा देखो, दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? तो बलवंत सिंह मेहता थे। ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो, प्रश्न क्या बन सकता है? संविधान सभा के सदस्य के रूप में संविधान सभा के सदस्य के रूप में संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? पहले राजस्थानी कौन थे? ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो देखो, प्रथम जो राजस्थानी थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। प्रथम राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। प्रथम राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। इनके अलावा देखो, दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किन्होंने की थी? तो बलवंत सिंह मेहता ने ही उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। देखो, इन्होंने
उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। इन्होंने उदयपुर में वनवास छात्रावास की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। तो एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि 1951 से लेकर 1956 तक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो प्रश्न क्या बन सकता है। 1951 से 56 तक की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो देखो 1951 से 1956 तक की यदि बात करें तो 2 बार जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री रहे थे। जयनारायण व्यास कौन रहे थे मुख्यमंत्री? जयनारायण व्यास। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है 6 जनवरी 1921 से 51 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। यह भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो प्रश्न क्या बन सकता है। 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। तो देखो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे CS वेंकटाचारी। मुख्यमंत्री कौन थे? CS वेंकटाचारी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? CS वेंकटाचारी। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा का वह एकमात्र राजस्थानी सदस्य कौन था जो संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य था? तो कौन था? देखो संविधान सभा का वह एकमात्र संविधान सभा का वह एकमात्र सदस्य कौन था जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य बना? कि प्रारूप समिति का सदस्य बना।
तो देखो संविधान सभा की प्रारूप समिति का यदि अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अंबेडकर बताना है। बाकी राजस्थान से कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी। और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? बी आर अंबेडकर था। प्रारूप समिति का यदि अध्यक्ष पूछे तो कौन था? बी आर अंबेडकर। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। दूसरा देखो, संविधान सभा के किस सदस्य को भारत के स्वतंत्र होने के बाद चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया था? तो देखो ये भी याद रखना, नोट, चीन, मिस्र व फ्रांस चीन, मिस्र व फ्रांस का राजदूत किन्हें बनाया गया था? तो चीन, मिस्र व फ्रांस का जो राजदूत था वो बनाया गया था सरदार के एम पनिकर को। सरदार के एम पन्नीकर किन्हें बनाया गया था? सरदार के एम पन्नीकर को बनाया गया था। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में किस राजस्थानी ने संविधान सभा में नागरिकों के लिए समान अधिकारों की वकालत की थी? तो किन्होंने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। तो दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है, संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्य के रूप में संविधान सभा के सदस्य के रूप में किस राजस्थानी ने किस राजस्थानी ने संविधान सभा में संविधान सभा में नागरिकों के लिए समान अधिकार नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी? यानी संविधान सभा के सदस्य के रूप में किस राजस्थानी ने संविधान सभा में नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी? तो किन्होंने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। किन्होंने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। तो देखो जो मोस्ट कक्षा 7 से जो प्रश्न थे, यानी कक्षा 7 से जो मोस्ट प्रश्न बन रहे थे वो पूर्ण हो चुके हैं। इनके अलावा देखो कुछ कक्षा 6 से एक टॉपिक रह गया था, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं।
देखो कक्षा 6 से कुछ प्रश्न रह गए थे, तो उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। देखो एक तो प्रश्न आ सकता है, कक्षा 6 में एक टॉपिक रह गया था लोक संस्कृति और कला। कौन सा टॉपिक रह गया था? लोक संस्कृति और कला। तो उसमें कुछ तो हमने अध्ययन कर लिया था, लेकिन कुछ शेष रह गया था। देखो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये प्रश्न बन सकता है कि राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। एक तो ये प्रश्न बन सकता है कक्षा 6 से। देखो राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखो राजस्थानी जो भाषा है मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हो सकती है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक पूर्वी राजस्थानी भाषा, और दूसरी थी पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। अब देखो जो पूर्वी राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित है और पश्चिमी राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी भाषा सम्मिलित है। तो देखो यदि पूर्वी राजस्थानी की बात करें, तो पूर्वी राजस्थानी भाषा में एक तो ढूंढाड़ी आती है। कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी, जिसे जयपुरी भी बोलते हैं। दूसरी है हाड़ौती। दूसरी कौन सी है? हाड़ौती। तीसरी है मेवाती। तीसरी कौन सी है? मेवाती। और चौथी है अहिरवाटी। तो देखो पूर्वी राजस्थान की भाषा में पूछा जाए तो कौन कौन से हैं? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। यदि पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की भाषा, तो देखो पश्चिमी राजस्थान में एक तो मारवाड़ी, दूसरी मेवाड़ी। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी के अलावा मेवाड़ी, मेवाड़ी के अलावा वागड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी व शेखावाटी। तो देखो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? यहां से प्रश्न ये बन सकता है कि इनमें से, देखो प्रश्न ये बन सकता है, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। याद रखना ये भाषाएं, पश्चिमी राजस्थानी भाषा पश्चिमी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि बोली में शामिल नहीं है। में शामिल नहीं है।
ये प्रश्न बन सकता है। अब देखो वहां पर आपको ऑप्शन मिल सकता है, यानी पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दे दिया आपको, देखो ए में मिल गया मारवाड़ी, बे में दे दिया आपको शेखावाटी, से में मिल गया मेवाड़ी, और दे में मिल गया हाड़ौती। तो देखो हाड़ौती जो बोली है, ये जो बोली है पूर्वी राजस्थान की बोली है। किस राजस्थान की बोली है? पूर्वी राजस्थान की बोली है। तो इस तरह एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है, विश्व प्रसिद्ध थेव कला का संबंध किस जिले से है? देखो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, विश्व प्रसिद्ध थेव कला का संबंध विश्व प्रसिद्ध थेवा कला विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है। विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है, ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो देखो थेवा कला का जो संबंध है कहां से है? प्रतापगढ़ से। किस जिले से है? प्रतापगढ़ से। कहने का मतलब है कि कांच पर बारीकी सोने की नक्काशी का काम को थेवा कला कहा जाता है। याद रखना, देखो कांच पर बारीक कांच पर बारीक सोने की नक्काशी कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है। तो देखो थेवा कला का संबंध किस जिले से है? प्रतापगढ़ से। किस जिले से है? प्रतापगढ़ से, ये याद रखना। दूसरा आ सकता है, राजस्थान में मूल्यवान पत्थरों को तराश कर या तराशने का काम कहां पर किया जाता है? तो जयपुर में। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, राजस्थान में मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम राजस्थान में मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम किया जाता है। तो कहां पर किया जाता है? जयपुर में। कहां पर किया जाता है? जयपुर। कहां पर किया जाता है? जयपुर में। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि चीनी मिट्टी पर सफेद बर्तनों पर किए जाने वाले नीले रंग के अंकन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री का संबंध भी किस जिले से रहा था? जयपुर से। यानी इसके जो कलाकार थे कृपाल सिंह शेखावत थे। कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। तो देखो चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग का अंकन किस नाम से जाना जाता है?
यानी चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर जो किया जाने वाला जो नीला रंग है उसे ब्लू पोट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू पोट्री। और कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। और इसका जो चित्रकार था कौन था? जन्म देने वाला भी कौन था? कृपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने जो संविधान के मूल पर जो 22 चित्र थे उनमें सहयोग किया था। किन्होंने? कृपाल सिंह शेखावत ने। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मिट्टी से मूर्ति व विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा कहलाता है। और राजस्थान का कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो प्रश्न ये बन सकता है, राजस्थान का कौन सा स्थान राजस्थान का कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए विख्यात है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है तो मोमेला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान? मोमेला। दूसरा, राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कहां पर है? तो राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र चित्तौड़ है। देखो राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र तो राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इनके अलावा देखो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, संत जसनाती का जन्म कहां पर हुआ था? संत जसनाथ जी का जन्म कहां हुआ था? संत जसनाथ जी का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जो जन्म था कतरियासर बीकानेर में हुआ था। कतरियासर बीकानेर। और संत श्रद्धानाथ जी का यदि जन्म पूछा जाए तो सीकर बताना है, ये भी याद रखना नोट। संत श्रद्धानाथ जी तो संत श्रद्धानाथ जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? सीकर में। यह इसका संबंध किस जिले से है? सीकर जिले से। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि संत झाम्बो जी का जन्म कहां पर हुआ था? संत झाम्बो जी का जन्म तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर। पीपासर नागौर। यानी संत जाम्बोजी का जो जन्म था वो कहां पर हुआ था?
पीपासर नागौर। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि देखो विशेष याद रखना, राजस्थान के जो प्रमुख संत है उनका जन्म स्थल याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो नोट, प्रमुख जो राजस्थान के संत है उनका जन्म स्थल याद रखना। जैसे यदि पूछा जाए संत पीपा जी, यदि संत पीपा जी का जन्म पूछा जाए तो गागरोन झालावाड़ में होता। कहां पर होता? गागरोन झालावाड़। और यदि दूसरा प्रश्न बन सकता है संत धन्ना, तो संत धन्ना का जो जन्म हुआ था धुवन टोंक में हुआ था। धुवन गांव कहां पर पड़ता है? टोंक में। और संत माव जी का पूछा जाए, संत माव जी, तो संत माव जी का साबला डूंगरपुर में हुआ था। साबला डूंगरपुर। तो ये जो संत जी, कुछ संत है जैसे संत पीपा जी, संत धन्ना, संत माव जी, इनके जन्म स्थान पूछे जा सकते। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि संत जसनाथ जी ने किससे दीक्षा ली थी? दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है। देखो देखो संत जसनाथ जी संत जसनाथ जी ने किससे दीक्षा ली थी? किससे दीक्षा ली थी? तो देखो इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। गुरु गोरखनाथ जी। किनसे दीक्षा ली थी? गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। इनके अलावा देखो कुछ संत थे और उनके गुरु याद रखना। देखो गुरु और संत, एक तो पूछा जा सकता है कि संत धन्ना के गुरु कौन थे? तो संत धन्ना के गुरु संत रामानंद थे। संत रामानंद। किस संत के? संत धन्ना के। दूसरा ये जो संत रामानंद थे, संत पीपा के भी गुरु थे। किनके गुरु थे? संत पीपा के भी गुरु थे। इनके अलावा मुनि सुखदेव, जो मुनि सुखदेव थे वो चरणदास जी के गुरु थे। इनके अलावा दादू जी, ये संत सुंदरदास के गुरु थे। किनके गुरु थे? संत सुंदरदास के गुरु थे। इनके अलावा देखो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, किस संत ने 1885 ईस्वी में
फतेहपुर सीकरी, किस संत ने 1885 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो किन्होंने की थी? देखो, दादू दयाल ने भेंट की थी। और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखना कि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। यानी दादू दयाल को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? ऊंटों का देवता, तो ऊंटों का देवता पाबू जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? ऊंटों का देवता पाबू जी को कहा जाता है। इनके अलावा देखो, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी पूछी जा सकती है। ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। यह भी प्रश्न बन सकता है। या दूसरा पूछा जा सकता है कि से गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि से गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। किसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो किसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो देखो, जो ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती हैं, इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? जो ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, गरीब नवाज के नाम से किन्हें जाना जाता है? ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती। देखो, इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट माना एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और एक प्रश्न ये बन सकता है, सैयद फखरुद्दीन मौला की मजार कहाँ स्थित है? तो देखो, सैयद फखरुद्दीन मौला की मजार, तो इनकी मजार कहां पर है? तो सैयद फखरुद्दीन मौला की मजार कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। तो कक्षा 6 और 7 के जो मोस्ट पर्सन थे वो पूर्ण हो चुके हैं। कल जो हमारा टॉपिक या कल जो हमारा स्टार्ट होगा वो कक्षा 8 हमारा राजस्थान स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। और इस वीडियो को 1 या 2 बार सुनने पर ये याद हो जाएंगे, इतने हार्ड भी नहीं है। तो यहाँ तक यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। धन्यवाद।